एक काम करते हैं, पहले इस टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वॉकेन नाई थरलाबुत आइन रोथरन मानस्तंतपुर वर्द अर्थ्रोस्कोप। आपको लग रहा होगा कि मैं पागल हो चुका हूँ। देखो ऐसा होता है कि जब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होता है खासकर गवर्नमेंट एग्जाम्स में, वहाँ पर टाइम मिलता है 30 सेकंड या 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन के लिए ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम में। अब इतनी से टाइम में आपको वो चाहते हैं कि आप क्वेश्चन भी सॉल्व करो और पैसेज भी पढ़ो और करेक्ट भी करो। इतनी जल्दी एक्यूरेसी नहीं आ पाती। अगर आपको टाइम में इनफाइनाइट दे दूँ तो मेरा जो 6th क्लास का कज़न है वो भी सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। लेकिन इस जर्मन लैंग्वेज की तरह ही अगर आपको मैं डिक्शनरी दे दूँ, गूगल ट्रांसलेटर दे दूँ, तो थोड़े टाइम के बाद आप भी इसको पढ़ पाओगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ा जाएगा बहुत जल्दी आपसे। तो इसी जर्मन लैंग्वेज की तरह इसको डिकोड करने के लिए जैसे गूगल ट्रांसलेटर लगेगा, वैसे ही आरसी को डिकोड करने के लिए कुछ कुछ टेक्निक्स होती हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है, तो अगर वॉशरूम वगैरह जाना है तो अभी ब्रेक ले लो। लेकिन इसको चालू करने के बाद एक पूरी सेटिंग में इस पूरे वीडियो को देखना, और आपकी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, मेरी आरसी काफ़ी स्ट्रांग रहती थी। जैसे यूपीएससी का जब पेपर 2 देता था तो काफ़ी उसमें ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी रहती थी। जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनको भी मैंने सिखाया है उनकी 95% एक्यूरेसी तक आ जाती है। तो आई कैन 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपकी भी 95% तक एक्यूरेसी आ जाएगी। 100% मैं क्लेम नहीं कर सकता, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन 95% तक आपको इस वीडियो के थ्रू आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी टू टैकल रीडिंग कॉम्प्रहेंशन फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स। यहाँ पे जो मेरा मेजर टारगेट्स है वो है, एक तो एसएससी के एग्जाम जो होते हैं जैसे आपके सीजीएल सीएचएसएल, उसमें भी टायर 2 टायर 1 एक्सेट्रा, और आपके जो बैंकिंग के पीओ एग्जाम्स होते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। जो जितने भी एग्जाम्स हैं, उसके अलावा अगर यूपीएससी कोई एस्पिरेंट है उसको पेपर 2 में तकलीफ है तो उसके सी सैट पेपर 2, और भी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें आरसी का दूर दूर तक कोई नामो निशान मेंशन है, वो सब के सब हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक टाइम का ये बना रखा है, तो इसका यही मतलब है कि यू आर ऑलवेज रेस अगेंस्ट टाइम है, आपकी रेस चल रही है। अगर आपको टाइम दे दूँ मैं इनफाइनाइट, तो आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस। मेरा 10 साल का एक कज़न है, चाचा का लड़का, वो भी सॉल्व कर देगा, 10 ईयर ओल्ड कज़न भी कर देगा। लेकिन 30 सेकंड जब पर क्वेश्चन आएगा उसमें वो नहीं सॉल्व कर पाएगा, उसमें कुछ आपको स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेंगी। अब मैं यहाँ पे 3 मिनट का वीडियो नहीं बनाऊंगा कि ये दीज आर द 5 ट्रिक्स या फिर 10 ट्रिक्स हैं इसको देख लो, वो सब फालतू की बातें होती हैं, उससे कुछ होना जाना है नहीं। आरसी की बात कर रहा हूँ मैं, इसके लिए आपको एक डिटेल्ड एग्जाम्पल के साथ समझाना पड़ेगा। तो देखते हैं। उससे पहले अगर आप एसएससी एग्जाम से, यूपीएससी एग्जाम से, बैंकिंग एग्जाम से, रेलवे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो लिंक एक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके सारे के सारे ऑसम कोर्सेज देख सकते हैं जो कि टॉपर्स वगैरह ने बनाए हैं, जिन्होंने खुद ने एग्ज़ाम दिया है, क्रैक किया है, ऑफलाइन पढ़ाते हैं। मैंने क्या किया है, एग्ज़ाम इसको आरसी को सॉल्व करने से पहले मैंने लास्ट 10 ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं खुद ने पर्सनली बैठ के। तो मेरे को पता है कि क्या आता है क्या नहीं आता और कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए। और उसके अलावा मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी ठीक ठाक नंबर आए थे सी सेट पेपर 2 में जब मैंने सिविल सर्विसेज 2013 का एग्ज़ाम दिया था। तो आई गॉट अबाउट 183.33, मतलब ऑलमोस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स होंगे इंडिया में। सो इसी के लिए मेरे को पता है मेरी आरसी 100% एक्यूरेट थी उस टाइम। एक दो जो क्वेश्चन गलत हुए थे वो दूसरे सेक्शन में हुए थे। तो इसीलिए हम चालू करते हैं, और आप बस ध्यान से सुनना और कुछ मत करना। सबसे पहली बात, ये कोई 5 टिप्स या 10 टिप्स वाला क्रैप नहीं है, आरसी में वो सब नहीं चलता। कोई 3 मिनट का वीडियो बना देते हैं, कोई 2 मिनट का वीडियो बना देते हैं, फालतू की बातें हैं, सब कुछ नहीं होता उससे। हमेशा याद रखना, इट इज़ अ हार्ड कोर एजुकेशनल लेसन ऑफ 40 to 45 मिनट्स। ये लंबा वीडियो है, लेकिन इसको अगर आपने देख लिया तो यू विल लर्न द बेस्ट वे टू सॉल्व एनी आरसी। कोई आ जाए दुनिया में, कोई आरसी आ जाए, चाहे वो आपकी 2 पेज की आरसी हो, चाहे वो 1 पैराग्राफ की आरसी हो। ये 2 टाइप की पूछते हैं आजकल काफ़ी कॉमनली, इसमें एक क्वेश्चन डाल देते हैं, 1-2 क्वेश्चन, इसमें आपके 9 से 10 क्वेश्चन होते हैं। कोई भी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ आप सारे आरसी कर दोगे, 95% एक्यूरेसी रहेगी आपकी। तो अगर आप 10 में से 9 क्वेश्चन कर दोगे, कई बार 10 में से 10 कर दोगे, लेकिन 9 तो कर ही दोगे। अब देखते हैं, ये IBPS PO का 2015 का एक पैसेज है, अभी पढ़ेंगे नहीं इसको, ये इतना बोरिंग है, इतना सैडिस्टिक है कि क्या बताऊँ मैं आपको। आप पढ़ोगे ऐसा एग्ज़ाम में आता है गंदा सा, कुछ भी नहीं होता, बोल्ड वोल्ड भी नहीं होते, मतलब अब इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 30 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर पूरा पढ़ो और क्वेश्चन भी देखो। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, अब इतना गंदा लग रहा है देखने में कि क्या बताऊँ मैं आपको। वो तो मैंने फिर भी चलो यहाँ पे पैराग्राफ बुलेट पॉइंट्स डाल दिए, यूजुअली एग्जाम में ये भी नहीं करते। तो लेट्स सी हाउ वी कैन गो अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अज्यूम कि ये खुद ही एक पैसेज है, ठीक है, ये खुद ही एक पैसेज है, एक पैराग्राफ का पैसेज है। तो इट सेज कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज द एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट, प्रोसेस इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। अब मेरी बात समझ रहे हैं? सो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज द एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट, प्रोसेस इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग।
ये आपको डेफिनेशन मिलेगी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की। लेकिन अब अगर आपने इसको आरसी की तरह पढ़ा तो आपको इसके कीवर्ड्स हाईलाइट करने पड़ेंगे। अब कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे, एक तो रीड एक कीवर्ड है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे सीपीयू में इंफॉर्मेशन आती है, इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गई, और फिर उसके अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग वो अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू ऑल्सो प्रोग्रेस। सॉरी मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी गंदी है। तो समझ में आया, सबसे पहला होगा आपका रीडिंग वाला पार्ट, उसके बाद होगा आपका प्रोसेसिंग वाला पार्ट, ठीक है, उसके बाद होगा आपका अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट हो गया, एंड फाइनली यू विल हैव, अब आ जाओ क्वेश्चन सॉल्विंग पे। उसके बाद आपसे जो मर्जी करा लो, इन्फेरेंस निकलवा लो, या आपकी अप्लाइंग करवा लो, या आपका डेटा पूछ लो, कुछ भी करवा लो उसके बाद, ठीक है। अब पता नहीं बुक्स में इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं इन चीज़ों को, मेरे समझ में नहीं आता कि कौन तो किताबें लिखता है, आज तक समझ में नहीं आया। ये एलिमिनेशन मेथड लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, सब फालतू की बात है। ये सिंपल प्रोसेस होता है, यू स्टार्ट विद रीडिंग, यू स्टार्ट विद प्रोसेसिंग, स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग, एंड देन यू एंड विद सॉल्विंग क्वेश्चंस। किसी भी पैसेज को अगर मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, मैंने खूब 100-200 आरसी सॉल्व किए हैं। एक होता है उसका मेन आइडिया, आप सीधी सी बात ध्यान रखना, एक होता है मेन आइडिया, एक होता है उसके सपोर्टिंग डिटेल्स। जो मेन आइडिया होता है वो ऑथर आपको 50 बार रटा देगा। जैसे आप मूवी देखने जाओ, कोई हम दिल दे चुके हैं सनम, उसमें 50 बार बोलेंगे हम दिल दे चुके हैं सनम, वैसे ही ये मेन आइडिया होता है, ठीक है। जो हॉलीवुड की जो मूवीज़ होती हैं उसमें कभी भी टाइटल का नाम तक नहीं लेते। जैसे इंसेप्शन मूवी में 50 बार नहीं बोलेंगे इंसेप्शन, लेकिन पैसेज इज लाइक अ बॉलीवुड मूवी। अगर मैं एक लाइन में बताऊँ आपको उसके बारे में, आपको जो टाइटल सॉन्ग होगा वो रटा देंगे, प्रेम रतन धन पायो, ये 50 बार आएगा मूवी में। दैट इज़ द मेन आइडिया, वो ऑथर आपको रटाना चाहता है। उसके अलावा उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी, जो कास्ट वगैरह होती है, सो दैट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एट ऑल, ठीक है। सो तो जो मेन आइडिया है उस पर हम फोकस करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे सपोर्टिंग डिटेल्स के ऊपर, ठीक है। अगर आपने मेन आइडिया पकड़ लिया तो सपोर्टिंग डिटेल्स काफ़ी ईजी हो जाती है। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ बेसिकली पी एम एंड एस, पी इज इक्वल्स टू एम प्लस एस, जस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक छोटी सी लाइन बोलना चाहता हूँ, अगर आप एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर जैसे आपका द हिंदू हो गया या इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम वाले बंदे कोई ना कोई न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही हैं। अगर आप कोई भी एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर 1 साल तक पढ़ लोगे, आप 50% पैसेज तो उसको बिना पढ़े सॉल्व कर दोगे, ये मैं पर्सनल गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन ठीक है, अगर ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप ये कर सकते हो तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोचिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक न्यूज़पेपर पकड़ो, उसको 1 साल तक उसको ढंग से पढ़ लो, कोई इशू नहीं होगा, आधी से ज़्यादा आरसी उसी में से आ जाएंगी, ठीक है। अब आरसी की इंपॉर्टेंस देखते हैं कि क्यों हम ये वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें से 25 से 50% जो क्वेश्चंस होते हैं, 25 से 50% बता रहा हूँ मैं, मतलब ये छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं उसमें से 1/4 से 1/2 आपके इसमें से आता है, इंग्लिश वाले सेक्शन में से, मतलब आरसी में से आता है, ठीक है। सो इट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर, इट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ योर सिलेक्शन, कि आप सेलेक्ट होंगे कि नहीं। आपकी पूरी लाइफ, आपका जॉब इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। डिसाइडिंग फैक्टर इन योर जॉब, ठीक है। अब काफ़ी सारे एग्जाम होंगे, उसका पैटर्न होगा, किसी में 25 होंगे, किसी में 50। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम कंस्ट्रेंट। अगर आप देखो यहाँ पे टाइम एक क्रूशियल फैक्टर होगा। क्यों? एसएससी टायर 2 में 200 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको 120 मिनट मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 30 से 40 सेकंड है। यहाँ पे भी आप देखोगे कि 100 क्वेश्चन में 60 मिनट है। यहाँ पे आप देखोगे 200 क्वेश्चन में 140 मिनट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 30 से 40 सेकंड मिल रहे हैं पर क्वेश्चन आपको। तो आप समझ रहे हो, टाइम इज़ द टू। और उसमें भी आपके पास टेंशन होगी कि बहन की शादी करनी है, मम्मी का ऑपरेशन कराना है आँखों का, और ये सब, आपको जॉब चाहिए, काफ़ी टेंशन होगा, काफ़ी स्ट्रेस होगा। आप देखोगे कि लोग फोड़ रहे हैं एग्ज़ाम बाजू में। एटमॉस्फेयर ऑफ एग्ज़ाम हॉल आपके दिमाग में ट्रिक करेगा। तो और आरसी में क्या है, पढ़ना पड़ता है, और उसमें ट्रिक होती है कि मतलब आपका ऑलमोस्ट आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो इस वीडियो में आपको ऐसी मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप ईजीएस्ट उसको क्रैक कर पाओगे। अब नेगेटिव मार्किंग होती है तो उससे क्या होगा कि टाइम कंस्ट्रेंट के कारण ये नेगेटिव मार्किंग होगी और आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो 40% क्वेश्चन यहाँ एसएससी टायर 1 में 5 से 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, इसमें से 5 में से मतलब 25 क्वेश्चन आते हैं तो 5 इससे आ जाते हैं। और टायर 2 में मतलब करीब 50, मतलब 1/4 आप देख सकते हो पूरा पेपर इसमें से आ रहा है। तो इम्पॉर्टेंट तो है और करना भी है और टाइम भी कम है। तो अब कैसे करें वो देखते हैं। क्या टेस्ट करता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि वो टेस्ट क्या करना चाहते हैं, भाई क्यों दे रहे हैं आरसी। इट टेस्ट योर थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, कि भाई आपको समझ में आता है कि आप ऊपर ऊपर से देख के निकल लेते हो, प्रिसाइज हो गए नहीं। मतलब जैसे मान लो कि बुल साई होती है, ठीक है, तो आपका तीर निशाने पे लग रहा है कि यहाँ जा रहा है, कि यहाँ जा रहा है, कि यहाँ जा रहा है, कि यहाँ जा रहा है। तो दोनों थॉरो हो और प्रिसाइज हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद एक केयरफुल रीडिंग होनी चाहिए, उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। आपकी रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास लॉजिक होना चाहिए, ठीक है।
ये आपको अगर आपने डेवलप कर लिया CRL मतलब केयरफुल रीडिंग विद रीजनिंग एंड लॉजिक विद इन द गिवन टाइम कंस्ट्रेंट, वही मैं फिर से बोल रहा हूँ 10 साल का बच्चा भी पूरा पढ़ सकता है, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर करना है सब कुछ, ठीक है। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन आरसी, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा स्पेसिफिक डिटेल्स, आइडियाज, फैक्ट्स, डेटा। फॉर एग्जांपल आप पैसेज पढ़ रहे हो मान लो इंडिया के ऊपर, सो उसमें मान लो पहली लाइन लिखी है इंडिया इज़ अ साउथ एशियन कंट्री, ठीक है, विद पॉपुलेशन ऑफ 1.2 बिलियन, ठीक है, एंड एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड डेंसिटी ऑफ लेट्स से 390 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर एंड ऐसे ऐसे करके आपका पूरा लिखा हुआ है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। अगर इसमें से कुछ भी पूछा जाता है कि इंडिया साउथ एशिया में है कि साउथ ईस्ट एशिया में है कि नॉर्थ एशिया में है कि मिडिल ईस्ट में है, दैट बिकम्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन। इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन है कि 2 बिलियन है कि 1.2 बिलियन है, दैट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। इंडिया का एरिया कितना है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, ये सब हो गया फैक्ट या डेटा, कुछ भी मतलब बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल पूछी जा रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, मिनिमल टाइप के होते हैं, कम पूछे जाते हैं क्योंकि सब सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड, स्पेसिफिक डिटेल्स वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं उतने। इन्फेरेंसेस में क्या होता है, इम्प्लाइड आइडिया होता है। इम्प्लाइड आइडिया का मतलब होता है कि ऑथर इम्प्लाई क्या करना चाहता है, ठीक है। ये डायरेक्टली मैसेज नहीं होते, ये डायरेक्ट नहीं होते, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दैट दे आर नॉट डायरेक्टली मैंशनड इन दी पैसेज। इम्प्लाई का मतलब होता है आपने पूरा मैसेज पढ़ लिया, इसकी भावनाएं क्या है, अगर एक हिंदी वर्ड यूज़ करूँ तो इसकी भावनाएं क्या है, भावनाओं को समझो बोलते हैं ना हम हिंदी में, तो वो क्या चाहता है, व्हाट आर हिज फीलिंग्स, व्हाट डज ही इम्प्लाइज। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो बोल देते हैं, और इम्प्लिसिट का मतलब होता है जो बिना कहे आंखों से जो बातें हो जाती हैं, दैट इज इम्प्लिसिट। सो दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग हियर। या फिर सजेस्ट कि मान लो वुमेन एम्पावरमेंट का है, तो इट सजेस्ट कि सोसाइटी शुड डेवलप लाइक इंस्टीट्यूशन सो दैट वुमेन कैन बी एम्पावर्ड। आप समझ रहे हो, उसमें डायरेक्टली नहीं लिखा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि यार वुमेन के साथ ये हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स है उनके साथ, तो दे शुड बी एम्पावर्ड। सो दैट इज पैसेज इज सजेस्टिंग। एंड व्हाट डज द पैसेज इम्प्लाई, कई बार ऑथर पैसेज इम्प्लाई, दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच आर आस्क्ड। इसका मतलब है कि दे आर विदाउट एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग वो लिखे नहीं है कहीं पे, लेकिन पूछे जा रहे हैं आपसे, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। सो बेसिकली इट मेजर्स द एस्पिरेंट्स स्किल टू अंडरस्टैंड द इंटेंडेड मीनिंग। आप पढ़ पाते हो कि नहीं, क्योंकि पूरी आपकी जॉब में आपको रीड बिटवीन द लाइन्स करना है, तो अगर आप वहाँ पे नहीं पढ़ पा रहे तो जॉब में आप लोगों के साथ काम नहीं कर पाओगे। सो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल विच यू नीड फॉर आरसी सॉल्विंग, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आरसी में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कंटिन्यू करते हुए कंटेक्चुअल मीनिंग देखा जाता है। अब एक कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, ये तीसरा टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फिर ये क्वेश्चन तो आता ही आता है कि व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द मेन आइडिया, द थीम, एसेंशियल मैसेज, थॉट्स ऑफ द ऑथर। ये पूछते ही पूछते हैं, मतलब ऑलमोस्ट इनवेरिएबली पूछा जाता है अगर बड़ा पैसेज होता है तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि पैसेज में एक तो होता है मेन आइडिया और एक होते हैं उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स। ये जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको शायद बहुत क्लैरिटी मिलेगी। सो समटाइम्स इट इज एक्सप्लिसिटली मैंशनड इन द पैसेज कि भाई ऑथर का सेंट्रल मैसेज एक्सप्लिसिटली भी मैंशनड होता है, एंड समटाइम्स यू हैव टू इवेल्युएट द मेन आइडिया, ठीक है। समटाइम्स आपको थोड़ा सा इन्फेरेंस लेना पड़ता है, बट एनीवे ये सब आपको पता चल चुका है कि दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड, ठीक है, क्लियर है। देन इट इज ऑल्सो आस्क्ड लाइक एटीट्यूड ऑफ द ऑथर कैसा है, कि क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब होता है वो उसका मतलब क्रिटिसाइज करता रहेगा कि ये गलत है, वो गलत है, फलाना गलत है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, यूएसए तो इतना डेवलप्ड है, इंडिया इतना पीछे है, यूएसए में वुमेन एम्पावर्ड है, इंडिया में नहीं है, यूएसए में वो है, इंडिया में तो ओपन डिफिकेशन होता है, ये सब ये क्रिटिकल होता है। या फिर ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, या इंडिया में डीमोनेटाइजेशन बेकार है, ये सब क्रिटिकल एटीट्यूड होता है। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि क्या हम ऐसी सोसाइटी बन गए हैं जहाँ पे वुमेन को फ्रीडम नहीं मिल रही, क्या हम ऐसी सोसाइटी हैं जहाँ पे बच्चों को अपना कैरियर चूज़ करने की नहीं है, मतलब इंट्रोस्पेक्ट करने की बात कर रहा है, ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये पूछ रहा है अंदर झांक के देखो, अंदर झांक के देखो कि तुम ऐसे कैसे बन गए। सो दैट इज़ इंट्रोस्पेक्शन। और एक होता है सजेशन कि हमें चाहिए कि हम बच्चों को अपना कैरियर खुद चूज़ करने दें, हमें चाहिए कि हम मेल जो हमारे सन्स होते हैं उनको रेस्पेक्ट करना सिखाएं वुमेन की। सो दीज आर सजेस्टिव। आपको समझ में आ रहा है, ये एटीट्यूड ऑफ द ऑथर है। देन अजम्पशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स, सो विच ऑथर इज टेकिंग टू सपोर्ट हिज आइडियाज़। कई बार अज्यूम करता है कि मान लो कि इंडिया में सब करप्ट है, या ऐसे चालू करेगा वो अपना कि अज्यूम कि 50% ऑफ इंडियंस आर करप्ट या 100% आर करप्ट, या आर्ग्यूमेंट ले लेता है किसी का रैंडमली। सो दे आर नॉट फैक्ट्स बट दे आर अजम्पशंस, ठीक है। तो दिस इज टाइप की पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अजम्पशन ऑफ द ऑथर। देन ये 6 तो सब फालतू एक तरफ है, 7 आते हैं वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने बोला था आप 1 साल तक अखबार पढ़ लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको भी छोड़ो, आप अनअकैडमी पे एक कोर्स चलता है वोकैबुलरी का, अगर आप उसको भी देख लोगे ढंग से,
अनअकैडमी पे जो कोर्स चलता है, या फिर द हिंदू समरी का जो हमारा कोर्स है, अगर उनको भी आप देख लोगे डेली बेसिस पे तो आपके 40 से 50% आरसी के क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं, या तो उसका मीनिंग पूछेंगे वर्ड का, या फिर उसके सिनोनिम पूछेंगे। सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर साउंडिंग वर्ड, एक होता है सिमिलर मीनिंग वर्ड, और एंटोनिम का मतलब होता है जो अपोजिट मीनिंग वर्ड। तो अगर आप अनअकैडमी पे द हिंदू समरी या हिंदू एडिटोरियल या फिर आपने वोकैबुलरी कोर्सेज भी देख ली तो आपकी आधी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 7 तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा आपका। इज इट क्लियर? सो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पे तो फोकस देना ही देना है। क्या मन की शांति मिल जाती है कि जल्दी से 2-3 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और क्या होता है कि एसएससी आईबीपीएस दोनों में 50% क्वेश्चन आते हैं, 30% तो आते ही आते हैं, 50% तक आ जाते हैं। सो जा आगे वाली स्लाइड में अभी काफ़ी सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा, खासकर ये पैसेज के एग्जाम्पल को लेके। ये बैंक का ही एक एग्जाम्पल लिया है। सो अब कैसे कॉम्प्रिहेंड करें पैसेज को? सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। इधर उधर उछलने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं आपको, ये बिल्कुल क्लियर रखना अपने दिमाग में। यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। अपने हिसाब से अज्यूम मत करना। ऑथर अज्यूम कर रहा है, ठीक है, दैट इज देयर इन द पैसेज। अपने हिसाब से अज्यूम मत करना कि वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। ठीक है, सो या तो स्टेटेड इन्फॉर्मेशन होगी या इम्प्लाइड इन्फॉर्मेशन होगी। अपने हिसाब से अज्यूम मत करना। रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर डायबिटीज़ पे ऐसे चल रहा है तो अपनी मेडिकल नॉलेज मत लगाना वहाँ पे, या फिर अगर हिस्ट्री पे चल रहा है तो अपनी जो आपने बैचलर्स में हिस्ट्री पढ़ी है वो नॉलेज मत लगाना। जो वहाँ पे लिखा है बस उतना ही देखना। ठीक है, अगेन जो भी आपके आंसर होंगे या आपके कंक्लूजन होंगे, इन्फरेंस, इट इज़ ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड। मैं एक वर्ड बता रहा हूँ बार बार चिल्ला चिल्ला के, रिस्ट्रिक्टेड टू द पैसेज। इट कैन नॉट एक्सटेंड आउटसाइड द प्रेमाइसेस ऑफ द प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन। ये क्लियर है ना? बिल्कुल, ये बाहर नहीं जा सकता उस इन्फॉर्मेशन के जो उसमें दे रखा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो पैसेज में लिखा है बस वही सच है, बाकी सब व्यर्थ है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं, अवॉइड ऑप्शंस टेकिंग एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब एक्सट्रीमिस्ट तो कभी बनना मत। ठीक है, ये ट्रैप होते हैं। ट्रैप कैसे होते हैं? जब भी वैसे ना, ऑलवेज, एवरी, ओनली, नेवर, मस्ट, ऑल, हैव टू, मस्ट, ये होता है ट्रैप। ये 90% केसेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 10% में सच भी हो सकता है, लेकिन अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक्सट्रीम पोजीशन किसी भी एमसीक्यू में हमेशा नहीं लेनी चाहिए। एमसीक्यू का मतलब ये आपका वेल होता है, कुआं होता है जिसमें आपको एग्जामिनर गिराना चाहता है। और फिर ब्लैंकेट जनरलाइजेशन मत करना। ठीक है, हमारे जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि नॉर्थ इंडियंस ऐसे होते हैं या साउथ इंडियंस ऐसे होते हैं, ये ब्लैंकेट जनरलाइजेशन होते हैं। अपने घर में भी मत किया करो और एग्जाम में तो बिल्कुल भी मत करना। ऑफ एनी इशू और सिचुएशन ऑल्सो इंडिकेट्स एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द एग्जामिनर अगेंस्ट विच एन एस्पिरेंट हैज़ टू टेक गार्ड। प्लीज़ ध्यान रखना, अपने गार्ड्स ऊपर करना। बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम एक एलिमिनेशन का गेम होता है जिसमें 99.9% एस्पिरेंट्स को फेल करवाना होता है और 0.1% को ऊपर ले जाना होता है। तो इट इज़ बेसिकली एलिमिनेशन। दे वांट यू टू बी आउट ऑफ द रेस। अब उसके लिए वो कुछ भी करते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन डालेंगे, ब्लैंकेट जनरलाइजेशन स्टेटमेंट डालेंगे, दे विल ट्राई यू टू गो आउटसाइड द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो बस जस्ट रिमेंबर कि ऐसा ना हो। देन बी एन एक्टिव रीडर। जितना आप इंटरेक्ट कर सकते हो पैसेज से उतना ज़्यादा उससे इंटरेक्ट करो। ठीक है, जितना आप एक्टिव बन सकते हो। आप क्वेश्चंस पूछो पढ़ते पढ़ते कि यार ये क्यों कर रहा है, ये वो क्यों कर रहा है। फोकस वाइल रीडिंग द पैसेज। ठीक है, और प्लीज़ वहाँ पे मत सोचो कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कौन सी चॉकलेट खाऊंगा या फिर उनके साथ डिनर पे कहाँ जाना है। डाइवर्जन ऑफ थॉट्स मत आने दो कि मेरा तो हो गया पेपर इस साल, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। जब पैसेज पढ़ रहे हो तो पूरा कॉन्सेंट्रेट करो उसके ऊपर एंड इंटरेक्ट विद द पैसेज। इंटरेक्ट, वहाँ पे पेन लेके बैठो, ऐसे फालतू मत बैठे रहो वहाँ पे। ठीक है, ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। ऑलवेज टेक अ पेन इन हैंड वाइल रीडिंग अ पैसेज। ये हैरी पॉटर की किताब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कि वहाँ पे मजे मजे के लिए उसको पढ़ लिया। ऑलवेज टेक अ पेन एंड फोकस ऑन एम्फोसाइजिंग वर्ड्स लाइक ओनली, ईच, इन पर्टिकुलर, इन फैक्ट, स्पेसिफिकली। ये सब आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने पड़ेंगे वरना आपका कुछ नहीं होगा आरसी में। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, फ्रेजेज एंड एक्सप्रेशंस। इसके लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, अंडरलाइनिंग विल हेल्प। अंडरलाइन करना पेन ले जाके अपना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो मान लो वहाँ पे वर्ड तो था स्टूडेंट्स और पैसेज में पूछ लिया गर्ल्स, तो गर्ल्स तो सिर्फ आधी हुई ना स्टूडेंट्स, बाकी बॉयज़ भी तो हैं। तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। ए पर्सन वर्सेस पीपल ऐसे पूछे जाते हैं, या फिर पीपल ऑफ इंडिया वर्सेस पीपल ऑफ द वर्ल्ड। फिर आप वापस आओगे, उसमें टाइम वेस्ट करोगे। मैं नहीं चाहता कि आप पैसेज को 2 बार से ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है उस केस में। ये क्लियर है? हमेशा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, हम फोकस के साथ पढ़ेंगे विद पेन इन हैंड, तो क्या अंडरलाइनिंग करनी है हमें। और ये फोकस का एक एग्जांपल भी दे दिया कि स्टूडेंट्स वर्सेस गर्ल्स से याद रहना चाहिए आपको कि वहाँ क्या लिखा है। दिस विल हेल्प यू इन कॉम्प्रहेंडिंग द पैसेज। प्लीज़ बिकम एन एक्टिव लर्नर, एक्टिव रीडर। फिर उसके बाद
थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना कुछ होगा नहीं। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके मान लो कि 6 पैराग्राफ हैं, उसके 6 आइडियाज़ होते हैं, हर पैराग्राफ 1 पैराग्राफ इज इक्वल्स टू 1 आइडिया या 1 थीम कह लो, जो भी कहना है। अब ये सारी थीम कनेक्ट करोगे तभी मेन थीम मिलेगी। सो इनको कनेक्टिंग जो आइडियाज़ होते हैं ये हो ही नहीं सकते अगर आप सो रहे हो, उसमें ढंग से पढ़ नहीं रहे। एंड यू हैव टू इवेल्युएट द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड रीच टू द एक्चुअल कंक्लूजन, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, ये ढंग से गांठ बांध लो, दिस हैज़ टू बी डन। फाइनली जो सबसे गलती करते हैं लोग, वो पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं कि ऑथर सजेस्ट दैट पीपल शुड हैव शौचालय इन देयर हाउस, एक तो ये हो गया, या फिर पीपल कैन हैव। तो जो कैन वाला जो वर्ड हो गया ना, ये होगी पॉसिबिलिटी कि भाई हो सकता है, लेकिन सर्टेनिटी का मतलब होगा ही होगा, शुड या फिर मस्ट। ठीक है, और कैन या कुड जो होगा वो होंगे आपके पॉसिबिलिटी। तो प्लीज़ डिफरेंशिएट करना चालू कर दो पॉसिबिलिटी वर्सेस सर्टेनिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब हो सकता है, ठीक है, और सर्टेनिटी का मतलब होता है या ऐसे ही होगा। ठीक है, ये क्लियर है। पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्प्रहेंडिंग द पैसेज में। उसके बाद हमेशा जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ और जो अच्छे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से, जल्दी का मतलब लिटरली बहुत जल्दी, मतलब 1 मिनट में सारे के सारे 10 क्वेश्चन पढ़ डाले। ठीक है, उसके बाद क्विक ग्लिम्स ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, अगर किसी को नहीं भी देखना तो उसकी मर्जी है, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बोथ ऑफ द मेथड्स आर करेक्ट। लेकिन जो भी करो, या तो पहले पैसेज पढ़ो, दोनों में स्किमिंग होनी चाहिए। स्किमिंग का मतलब होता है जल्दी से गए, ऊपर से दूध की मलाई खाई और दूध छोड़ दिया। इसका मतलब है कि 1 मिनट में या तो पूरा पैसेज पढ़ लिया या 1 मिनट में आपने 10 के 10 क्वेश्चन पढ़ लिया। ठीक है, मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेना बिफोर रीडिंग द पैसेज, इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया। उसके बाद क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस है ना उसमें आपने जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लिया, जैसे ये कीवर्ड है मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया, या एलिमिनेटिंग को अंडरलाइन कर लिया, ऑप्शंस को अंडरलाइन कर लिया, ऐसे। यू हैव टू गो बैक एंड री रीड लेटर, क्योंकि जब आप पैसेज पढ़ोगे और उसके बाद वापस आओगे तो आपको ये वापस देखने पड़ेंगे क्वेश्चंस के। फिर क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आप इजीली, उसमें क्या होंगे कि 3 मान लो ए बी सी और डी 4 ऑप्शन है, आपको पता है ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी, तो बी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, वो आपको देखते ही पता चल जाएगा क्वेश्चंस। सो एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शन विल गिव यू द राइट आंसर इन सम क्वेश्चंस, नॉट ऑल, बट काफ़ी क्वेश्चंस में आपको ऐसे भी मिल जाएगा। इसीलिए क्वेश्चंस पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपको एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं बताऊं कि आपको पैसेज में 50% मार्क्स चाहिए, खासकर मैं बात कर रहा हूँ अपने बैंक और एसएससी एग्जाम्स की, तो यू हैव टू एक्सपेंड योर वोकेबलरी, और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है। एक हिंदू एडिटोरियल का हमारा कोर्स चलता है, उसको देख लो, या हमारे वोकेबलरी के स्पेसिफिक कोर्सेज हैं उनको देख लो। तो क्या होगा कि आप वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन सारे आंसर कर दोगे। unacademy.com पे जाके देख लीजिए। और टू अंडरस्टैंड द पैसेज एंड आंसर इन्फरेंस एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस। लोगों को क्या लगता है कि वोकेबलरी बेस्ड अगर हमने कुछ बना दिया वोकेबलरी बेस्ड, तो उससे ये नहीं होगा कि सिर्फ आप वोकेबलरी के आंसर कर पा रहे हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, कि ये वोकेबलरी से कुछ नहीं होगा सर। इससे आप 50% क्वेश्चन तो सॉल्व कर दोगे, लेकिन जो बाकी 50% है वो भी लिखे तो अंग्रेजी में ही है, इंग्लिश भाषा में ही है। इंग्लिश का मतलब होंगे उसमें वर्ड्स होंगे कुछ टफ, अगर आपकी वोकेबलरी होगी तो आप समझ जाओगे, वरना आपको जर्मन लगेगा जैसे चालू किया था। सो ना केवल आपको वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने मिलेंगे, बल्कि आप पैसेज को पढ़ पाओगे। आंसर, इन्फरेंस, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता है। इट मेक्स योर टास्क वेरी ईजी सर एंड मैम। ठीक है, ये दिल है आपके लिए, इसको वोकेबलरी के थ्रू ही आप पार कर पाओगे। सो गुड वोकेबलरी इंक्रीजेज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑथर्स इंटेंट, एंड प्लीज़ वाइल प्रैक्टिसिंग इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ट्राई टू फाइंड देयर मीनिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, एक्सपेंड योर वोकेबलरी। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया, 10 टिप्स टू एक्सपेंड योर वोकेबलरी, वो देख लेना, या फिर unacademy.com पे कोर्सेज हैं वोकेबलरी के, वो देख लेना। घबराने की कोई बात नहीं है, सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ अटेम्प्ट वोकेबलरी क्वेश्चंस फर्स्ट, क्योंकि इससे मन की शांति मिल जाती है। मैंने आपको बताया भाई आपके पास 30 से 40 सेकंड होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें 1 मिनट लगेगा ही लगेगा। तो क्या होगा, अगर आपने ये 5 क्वेश्चंस पहले अटैम्प्ट कर लिए तो विद इन 1 मिनट आपके पास अब काफ़ी टाइम सेव हो गया। जो आपको मान लो 40 सेकंड के हिसाब से 5 क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें तो आपके पास 200 सेकंड बनते हैं, यानी कि 3.5 मिनट रफली। तो अब 3.5 मिनट की बजाय आपने 2.5 मिनट बचा लिए। अब 2.5 मिनट आप दूसरे क्वेश्चन पे सॉल्व करो जिसमें 1 मिनट लगने वाला है आपको सॉल्व करना है। आप समझ रहे हो मेरी बात? सो 50% क्वेश्चन आएंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, ये सब। सो इफ़ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ फ्यू वर्ड्स देन यूज द कंटेक्चुअल क्लूज, ठीक है, टू फिगर आउट द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। अभी मैं बताता हूँ कंटेक्चुअल क्लूज होते क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मान लो कि यू आर आउट करके एक वर्ड है, ठीक है, यू आर आउट।
अब इसका क्या मतलब है यू आर आउट का मतलब? अगर एक क्रिकेट का पैसेज होगा तो इसका मतलब है कि अंपायर ने उंगली उठा दी एंड यू आर आउट इन क्रिकेट। अगर इसका मतलब होगा कि मम्मी से पापा पूछ रहे हैं कि बेटा कहाँ है, और वो बोल रहे हैं कि यू आर आउट इन द सेंस कि मतलब आप घर के बाहर हो, ठीक है। या फिर तीसरा हो सकता है कि मतलब, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं कि ही इज़ आउट मान लो, तो उसके बाद मान लो ये हो सकता है कि बच्चे का पूछ रहे हैं कि डिलीवरी हुई कि नहीं, तो बोले ही इज़ आउट ऑफ दी वोम्ब, उस केस में इसका मतलब दूसरा हो जाएगा। फिर मान लो कि एक बंदा है एस्ट्रोनॉट है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है कि नहीं कि बाहर है, तो बोले ही इज़ आउट का मतलब है कि ही इज़ आउट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो स्पेस वॉक कर रहा है। तो आपको मेरी समझ में, क्रिकेट में कुछ और मतलब है, मम्मी से जब पापा ने पूछा कुछ और मतलब है, जब उनकी डिलीवरी हुई बच्चे की तो कुछ और मतलब है, और वो ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर घूमा तो कुछ और मतलब है। ये क्लियर है? तो ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब मेरे को कॉन्टेक्स्ट से उसका मीनिंग निकालना होगा तो मैं इजीली निकाल लूँगा। देन डेवलप द रीडिंग हैबिट, ऑलरेडी आई हैव स्पोकन अबाउट इट, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स। अब फालतू की चीज़ें मत पढ़ना, शेक्सपियर वगैरह, खासकर एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ। किसी की इच्छा हो तो पढ़ो भाई, जिसको जो करना है करो, उसकी लाइफ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ना। रीडिंग स्पीड, वोकेबलरी, कॉम्प्रहेंशन स्पीड, ऑल विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। नाउ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ही इज़ आउट के ऊपर 4 एग्जाम्पल दे दिए। तो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग का मतलब क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है देयर एक्चुअल मीनिंग से। अब मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो स्टेट वर्ड है और उसका मीनिंग पूछे। स्टेट का कोई मीनिंग होता ही नहीं है। स्टेट का क्या मीनिंग होता है? स्टेट तो राजस्थान भी होता है, ठीक है। स्टेट का मतलब इंडिया भी हो सकता है अगर आप बात करें लार्जर लेवल पे। स्टेट का मतलब हो सकता है कि ही इज स्टेटिंग अ फैक्ट, वो मतलब बोलना भी हो सकता है स्टेट का मतलब, ठीक है। स्टेट का मतलब हो सकता है कि माई स्टेट ऑफ माइंड इज़ नॉट गुड। आप समझ रहे हो? तो मतलब यहाँ पे मतलब 4 अलग अलग मीनिंग तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, ठीक है। फिर स्टेट का मतलब एक सुपर नेशनल एंटिटी हो सकता है, यूरोपियन यूनियन को भी बोल सकते हैं स्टेट, ठीक है। फिर अपने जैसे सॉलिड लिक्विड गैस होता है वो भी एक स्टेट हो सकता है। तो अब डिपेंड करेगा ना स्टेट का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है कि डिफरेंट में कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मतलब होगा इसका। सो वर्ड्स दैट कम इमीजिएटली बिफोर एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज, मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका एनवायरनमेंट, फ्रेमवर्क, सिचुएशन सराउंडिंग एन इवेंट और अकरेंस, ये सब कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करते हैं। तो अब स्टेट का कोई मतलब है ही नहीं ना, मैंने 5-6 मीनिंग तो आपको ऐसे ही बता दी, और भी मीनिंग है। सो बेसिकली ड्रॉ दी कंक्लूजन्स एंड मेक इन्फरेंस एज पर दी गिवन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आउट का 50 मीनिंग बता सकता हूँ मैं आपको बैठे बैठे, लेकिन वही आपको समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर कौन से मीनिंग की बात कर रहा है। और फाइनली जब आपका पैसेज खत्म हो रहा है तो प्लीज़ पे अटेंशन टू दी समरी वर्ड्स लाइक देयर फोर, दस, एज अ रिजल्ट। इससे क्या होता है कि आपको कई बार वो डायरेक्टली वो बता देगा कि मेरा ये कंक्लूजन है, डायरेक्टली पता चल जाएगा अगर ऐसे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, देयर फोर, दस, एज अ रिजल्ट, ये सब यूज़ हो रहे हैं। सो यू विल अंडरस्टैंड द ऑथर्स पॉइंट्स एंड अजम्पशन। अब आपको पूरा क्लियर हो चुका है कि कैसे पैसेज होता है, क्या होता है। तो लेट अस सॉल्व एन एग्जाम्पल बाय यूजिंग द ट्रिक्स विच आई हैव टोल्ड यू। अब इनको ट्रिक्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आप 20-25 मिनट से अच्छे से देख चुके हो। पैसेज का मतलब मैंने फिर से बताया था, एक मेन आइडिया होता है और एक सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं। लेट्स सी द पैसेज। अब इस पैसेज को देख के मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, मेरे को उल्टी सी आ रही है, वॉमिटिंग हो रही है इस पैसेज को देख के, क्योंकि इतना गंदा लग रहा है देख के। क्योंकि यू विल फील कि मतलब किसने बनाया, इतना बोरिंग है, डिप्रेसिव है। आप समझ रहे हो? मतलब इट इज़ सो बैड, मतलब इतना बड़ा है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं हो तो बोर हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे इसको पढ़ के। लेकिन अब क्या होता है कि जो मैंने ट्रिक सिखाई है उससे आपको रिडिकुलसली सिंपल और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। वो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, यू डोंट नीड टू रीड इट। पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है पैसेज को, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। सो बेसिकली जैसे मेरी मम्मी होती थी तो वो बचपन में क्या करती थी, मैं देखता था उनको, गेहूँ लेती थी और उसमें से वो कचरा साफ़ कर देती थी। इस मेथड को बोलते हैं विनोइंग। तो ये वो कचरा ही है, इसमें गेहूँ से निकालना है आपको। मान लो ये गेहूँ है, ये गेहूँ है, ये गेहूँ है, आपको गेहूँ निकालना है इसमें से, और कचरा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा और थोड़ी सी रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। बेसिकली आप स्किम करो पैसेज से, ग्लिम्स देख लो क्वेश्चंस पे, वाइस वर्सा भी कर सकते हो। देन यू हैव टू रीड द पैसेज विद फुल कंसंट्रेशन, अंडरलाइन द की आइडियाज ऑफ द पैसेज, टेक हिंट्स फ्रॉम द क्वेश्चंस आस्क्ड, रीड करो, बार बार पढ़ो क्वेश्चंस को, अंडरलाइन करो पार्ट को, ठीक है। बस मैजिक हो जाएगा और आपका सारा कंटेंट जो होगा वो मेन आइडिया को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। चलो हम नहीं पढ़ेंगे इसको, देखते हैं कैसे करना चाहिए सॉल्व। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग ऑफ द वर्ड वेरीगेटेड एज यूज्ड इन द पैसेज। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मतलब अब मेरे को इसमें पैसेज का कोई लेना देना ही नहीं है ना यार। वेरीगेटेड का मतलब मेरे को पता है यहाँ पे क्या होगा। वेरीगेटेड का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। अलग अलग का मतलब हो गया डाइवर्स। तो इट्स एज सिंपल एज दैट, मतलब इसमें पैसेज की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। तो आंसर इसका हो जाएगा 1, कोई ज़रूरत ही नहीं है मेरे को अभी पैसेज की। चलो देखते हैं और पैसेज की ज़रूरत पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली द अपोजिट एज शटर्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। आप अगर थोड़ा भी, शटर्ड का मतलब होता है कि थोड़ा सा कम हो गया, फ्लरिश का मतलब हो गया बढ़ गया। मतलब
इसमें और कुछ होगा नहीं ना बेसिकली, और कुछ मीनिंग बैठता नहीं है इसमें। क्लोज्ड का तो मतलब ही नहीं होता, वो तो सेम मीनिंग हो गया ऑलमोस्ट। रिटेल विटेल नॉनसेंस है। फ्लरिश्ड शटर्ड का अपोजिट होता है, तो उस केस में वो आ जाएगा। अगेन मैं अभी सिर्फ मेरी इंग्लिश नॉलेज यूज़ कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा भी नहीं है। अब श्रिंकिंग का मतलब होता है छोटा होना, तो डेवलपिंग तो नहीं होगा उस केस में, क्योंकि श्रिंकिंग का मतलब सेम मीनिंग पूछ रहे हैं। तो डेवलपिंग तो मतलब उल्टा हो गया, अनोइंग को तो लेना देना ही नहीं है। वेस्टिंग और श्रिंकिंग काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन वेस्टिंग इज यूज्ड फॉर मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हो नहीं रही। नैरोइंग काफ़ी क्लोजेस्ट वर्ड हो गया, श्रिंकिंग और नैरोइंग एग्जैक्टली सेम है, तो इसलिए मोस्ट नियरली पूछ रहे हैं। अगेन मेरी इंग्लिश की नॉलेज काम आई है, आप देख रहे हो वोकैबुलरी से कितना फर्क पड़ रहा है। एंड दिस इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल फ्रॉम एन एग्जाम, ऐसे अपने मन से नहीं बनाया पैसेज ये। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली द अपोजिट इन मीनिंग। आप अपोजिट पूछ रहे हैं, आपको ये पीले पीले जो हमने कर रखे हैं, अगर आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करोगे, यहाँ पे सेम है या फिर यहाँ पे आपका अपोजिट है या फिर आपका यहाँ पे सेम है, ये सब आपको देखना पड़ेगा कि वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, वरना आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या रहा है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि डिप्रेसिंग। अब डिप्रेसिंग अगर आप हल्का सा भी देखोगे तो डिप्रेसिंग का जो उल्टा होता है, मतलब सनी तो नहीं हो सकता डिप्रेसिंग का, लाइट भी नहीं हो सकता, नील भी नहीं हो सकता, नॉनसेंस है ना। डाउटफुल भी नहीं हो सकता, बचा ही एक मतलब है, तो एनकरेजिंग ही होगा इसका, और कोई मतलब हो भी नहीं सकता। अब आप देख रहे हो चारों क्वेश्चंस मैंने सिर्फ मेरी इंग्लिश नॉलेज पे किए हैं। पांचवा देखते हैं। इसके लिए आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कर सकते आप बिना पैसेज पढ़े कि भाई सेंट्रल थीम भी बता दो, इतना बड़ा जादूगर नहीं हूँ मैं। तो लेट्स सी कि अब कैसे पैसेज पढ़ते हैं। अब मैंने देख लिया सेंट्रल थीम पूछी है, तो मैं इसको नोट कर लिया, ठीक है, सेंट्रल थीम मैंने कहीं लिख लिया पेपर पे मेरे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द ब्रांड्स एग्जिस्टेड अदरवाइज बट इज नाउ बीइंग मैनिफेस्टेड इन बाइंग ग्रोसरीज एज वेल। ठीक है, मैंने ये भी देख लिया, जल्दी से ऑप्शन भी पढ़ लिया, ठीक है। सो एज मैंशनड इन द पैसेज CPG कंपनीज में हैव टू रीअसेस देयर प्रेजेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, तो अगेन मैंने ये हाईलाइट कर लिया, कहीं लिख लिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, अगेन वो कॉन्टेक्स्ट पूछ रहा है पैसेज का। और फाइनली वो पूछ रहा है कि एज मेंशन्ड इन द पैसेज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर्स दैट एड्स इन द क्रिएटिंग टू द नीड्स ऑफ कंज्यूमर इज दिस। ठीक है, तो अब मैं पैसेज तो आपके लिए नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अगर आप इस पैसेज को पढ़ोगे ढंग से, एक बार अगर ढंग से पढ़ लिया, तो आपको दिखाई देगा कि एक कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा फर्स्ट रीडिंग के बाद। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट रीडिंग करोगे और उसके बाद आप जाओगे यहाँ पे पूरा देखोगे, तो लेट्स सी अब क्वेश्चन नंबर फिर ऐसा दिखेगा, ये आपका फर्स्ट रीडिंग के बाद आपका ऐसा दिखना चाहिए। पीले का मतलब है आपने पेन से अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 5 को, द सेंट्रल थीम ऑफ द गिवन पैसेजेस। तो अगर हमने देखा कि पैसेज क्या है क्या नहीं है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट बेसिकली कि कैसे कंज्यूमर्स का चेंज हो रहा है और सब कुछ हो रहा है। तो एलिमिनेशन अगर आप करोगे तो श्रिंकिंग मार्केट की बात ही नहीं कर रहा, शिफ्ट टुवर्ड्स लग्जरी गुड्स टू कंज्यूमर्स की बात ही नहीं कर रहा, प्रोडक्ट्स टू ऑफर कंज्यूमर्स विद स्क्वीज्ड पैकेट्स की भी बात नहीं कर रहा, मतलब कुछ बात ही नहीं कर रहा है। 1 to 4 की तो बात हुई ही नहीं है पूरे पैसेज में, इनडायरेक्टली भी नहीं हुई, डायरेक्टली भी नहीं हुई, तो 5 इज़ दी ओनली आंसर। ठीक है, सो दिस इज थ्रू एलिमिनेशन मेथड। अब दूसरा मेथड लगाता हूँ मैं, अंडरस्टैंडिंग वाला। तो अगर आप फर्स्ट 2 पैराग्राफ में जाओगे और कंक्लूजन भी देखोगे, आप हाईलाइटेड पोर्शन देखना इसका जो मैंने पॉज करके इस वीडियो का, तो उसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि ऑथर टॉक्ड अबाउट चेंजिंग कंज्यूमर हैबिट्स टुवर्ड CPGs एंड व्हाई इट इज़ सो 5th इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मतलब लिखा है, मतलब लाइन से लिखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप यहाँ पे आओगे तो अगर आप पूरा देख लो कि मतलब ड्रामेटिकली शिफ्ट द रूट और ये सब आपको मतलब अलग अलग चेंजिंग कंज्यूमर एटीट्यूड्स, मतलब ये कीवर्ड्स आपको यहाँ पे आराम से दिख जाएंगे। तो मतलब दिस इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ मेंशन्ड। अगर आप फिर से देखोगे लास्ट कंक्लूजन में, तो वो भी वहाँ पे एज इट इज़ आपको इस पैराग्राफ में भी मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आप हाईलाइटेड पोर्शन है उसको एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, तो 5th का तो कोई बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, मतलब एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है। अब इसमें कौन सा स्किल टेस्ट कर रहा है आपका, इसमें स्किल टेस्ट हो रहा है कैन यू आइडेंटिफाई द मेन थीम ऑफ द पैसेज और नॉट। उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देखना पड़ेगा, और वो दोनों सिंक में होने चाहिए। ठीक है, जो मैंने अभी आपको टेक्निक्स बताई उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ये दोनों सिंक में आ जाएंगे। फिर लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द ब्रांड्स एग्जिस्टेड अदरवाइज बट इज नाउ बीइंग मैनिफेस्टेड इन बाइंग ग्रोसरीज एज वेल। इसमें क्या हो रहा है कि अगेन लाइक इनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, टॉप 4 की तो मतलब लिटरली नाम भी नहीं लिया है, तो मतलब हो ही नहीं सकते। अगेन लाइक कंज्यूमर बाइंग प्रेफर बाइंग गुड्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ स्टोर्स। अच्छा भाई, देखते हैं पैसेज में कहाँ लिखा है ये। तो उसमें क्या होगा कि कैन यू सी दे आर वाइडर वैरायटी अमंग कंज्यूमर्स। यहाँ पे लिखा है कि मतलब पहले जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो कि पहले वो प्रीमियम ब्रांड लेते हैं बाहर में जाके, फिर एक लेस कॉस्टली लेवल लेते हैं घर के लिए पर्सनल कंजम्पशन के लिए, और फिर वो एंटरटेनिंग गेस्ट के लिए एक अलग टाइप के लिए। वेरीगेटेड का मतलब हो गया अलग अलग टाइप की। तो यही लिखा है कि ग्रोसरी बास्केट भी शिफ्ट हो रही है, उनकी जो लिकर प्रेफरेंस है वो भी शिफ्ट हो रही है। तो मतलब
सिंपल सी बात है, कंज्यूमर्स प्रेफर बाइंग गुड्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ स्टोर्स। अब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, एब्सोल्युटली कोई डाउट ही नहीं है, तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। तो इसमें आपका एलिमिनेशन मेथड से भी देख लो, आप सेकंड थर्ड पैराग्राफ से भी देख लो, इसमें स्किल टेस्टेड है कि आप इन्फेरेंस ड्रॉ कर पा रहे हो क्या, इन्फेरेंस ड्रॉ कर पा रहे हो एक पैराग्राफ से या पैसेज से, ठीक है। सो दिस इज द स्किल विच इज बीइंग टेस्टेड हेयर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई। सीपीजी कंपनीज में हैव टू रीअसेस देयर प्रेजेंट स्ट्रेटजीज ऑफ ऑपरेटिंग टू। अब वो यही बोल रहे हैं बार बार कि भाई कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो रही है बिकॉज दे हैव एक्सेस टू मल्टीपल मीडिया चैनल्स, कभी ऑनलाइन भी ऑर्डर कर देते हैं, कभी ऑफलाइन कर देते हैं, आप पैसेज पढ़ोगे तो सब लिखा है। एंड मेक मोर कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजंस। इसकी तो बात ही नहीं करी, एब्सोल्युटली कोई बात ही नहीं हुई है इसकी। तो अगेन लाइक ऑप्शन ए तो एलिमिनेट कर दो ना, क्योंकि इसकी बात ही नहीं हुई है। तो या तो ए वाले सारे हटा दो, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। बी और सी देख लेते हैं, मतलब बहुत ईजिली अगर आप देखोगे तो दे हैव टू कीप पेस, मतलब एज इट इज़ मैंशनड है, आप वो येलो हाईलाइट में भी आपको दिखाऊंगा। सो आंसर हेयर इज लाइक हेयर आंसर इज 2, दैट इज बी एंड सी ओनली, बिकॉज दे आर रिकरिंग थीम है, पूरे पैसेज की रिकरिंग थीम बोलते हैं इसको। बार 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 बार, जैसे मैंने अभी वो बताया था ना कि बॉलीवुड मूवी का टाइटल रटा देते हैं, वैसे ऑथर आपको रटाना चाहता है कि भाई यही थीम है भाई, अब तो कर दो सही, ठीक है। एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कंक्लूजन में, अगर आप कंक्लूजन भी पढ़ोगे तो एक्सप्लिसिटली यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि दे हैव टू ट्रैक कंज्यूमर बिहेवियर, उनको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, आउटपेस दी कंपटीशन के लिए चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ लिखा है, एज इट इज़ लिखा है, ठीक है। सो एज यू कैन सी नाउ, एंड दे हैव टू मेक मोर कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजंस, ये सब करके। तो आंसर इज 2, बी एंड सी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। ये थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन है, एलिमिनेशन काम नहीं करेगा इसमें, बिकॉज अगर आप ऑप्शन फर्स्ट तो पक्का एलिमिनेट कर दोगे तो नॉनसेंस है, ऑप्शन 2 भी एलिमिनेट कर दोगे, कुछ मेंशन ही नहीं है दूर दूर तक, और ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट ट्रू। ये 3 और 4 में आप देख सकते हो कि इसमें थोड़ी सी फाइट हो जाएगी, है ना, और शायद हो सकता है आप थर्ड को टिक सही मार्क कर दो, लेकिन मेरी नज़र में मतलब यहाँ पे थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होगी। आंसर इज़ इम्प्लाइड, यहाँ पे आपको इम्प्लाइड वाला पार्ट है, ये मेंशन नहीं मिलेगा, पूरा पैसेज पढ़ डालो नहीं मिलेगा, है ना। बट लाइक जो ऑल दो वर्ड है ना जो फर्स्ट पैराग्राफ में, वो थर्ड ऑप्शन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि पोस्ट टैक्स वेजेस आर वन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर्स विच हैव रिड्यूस्ड स्पेंडिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स। तो आप यहाँ पे जाओ, अगर आपको ये ऑल दो वर्ड दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ऑल दो ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज स्टिल बेटर इन द यूएस एंड यूरोप, तो इसका मतलब है कि ये जो आपका थर्ड पॉइंट है दैट हैज़ बीन कॉन्ट्राडिक्टेड। तो अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो आंसर बिकम्स 4। सो यू हैव टू यूज एलिमिनेशन टू एलिमिनेट ऑप्शन 1 and 2, देन यू हैव टू यूज implied वर्जन ताकि आप ऑप्शन 3 एलिमिनेट कर पाओ। फाइनली ऑप्शन 4 इज द करेक्ट बिकॉज सीपीजी हैव ऑलवेज बीन अ फेवरेट अमंग कंज्यूमर्स, ठीक है। सो दिस इज द ट्रू पॉइंट। एंड फाइनली 9th में अगर आप देखोगे, सो एज मेंशन्ड इन द पैसेज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर दैट एड्स इन द क्रिएटिंग टू द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स इज, अब इसको देखते हैं क्या होगा। सो अगर आप एलिमिनेट कर दो, सो ओनली ऑन, मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सट्रीम स्टैंड बिल्कुल मत लेना, तो एलिमिनेट हो गया है तो बिल्कुल, ठीक है। सो इसमें मतलब सीधे ही एलिमिनेट हो गया। परसुएडिंग देम टू परचेज गुड्स प्रोड्यूस बाय द ऑर्गेनाइजेशन, को लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। ऑफरिंग देम प्रोडक्ट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली मैन्युफैक्चर, अगेन कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। सो 2 इज देयर आंसर, इट्स एब्सोल्युटली क्लियर कि 2 इज देयर आंसर टू असेस देयर रिक्वायरमेंट एंड अप्रोप्रिएटली प्लान टू मीट देम, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर दैट एड्स इन क्रिएटिंग टू द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक है। सो अंडरस्टैंड भी पढ़ लो, आप कंक्लूजन भी पढ़ लो बार बार, कंक्लूजन में यही लिखा है, पूरे पैसेज में जनरल में भी यही लिखा है कि ऑप्शन 2 करेक्ट है, ठीक है। नन ऑफ दी अबव यूजुअली करेक्ट नहीं होता, तो नन ऑफ दी अबव मार्क मत करना, ठीक है, ये मेरा फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो अगर आपने ऐसा करा होगा, फर्स्ट रीडिंग के बाद ऐसा होगा, तो फाइनली जब आप सेकंड रीड करोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आओगे, तो कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब आपको असलियत दिखाई देगी पैसेज की कि सब कुछ कचरा था, कचरा था, ठीक है, सब कचरा है, कोई सब नॉनसेंस है। आपको ये वर्ड्स हैं, जैसे ऑल दो को मैंने बड़ा बड़ा किया है, ये की वर्ड्स हैं, ये बड़े हैं, ये बड़े हैं, ये थोड़ा सा अच्छा है, ये और भी बड़ा है। वेरीगेटेड शॉपिंग हैज़ नाउ स्प्रेड, इसका मतलब है कि अलग अलग स्टोर से खरीद रहे हैं, या शटर डाउन वर्जन हो गया, वेरीगेटेड वर्ड हो गया। ये है डिप्रेसिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग। अगर आप ये भी पढ़ लोगे पूरे पैसेज में, तो आपके सारे के सारे आंसर ऑल 9 विल बी सॉल्व, आपको पूरा पैसेज पढ़ने की वापस ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे देखोगे, दीज आर द चेंजेस व्हिच आर रिक्वायर्ड, दीज आर द की लाइन्स, अगेन दिस इज द की लाइन, ट्रैकिंग वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू इम्प्रूव रिजल्ट्स एंड आउटपेस द कंपटीशन। कॉस्ट इफेक्टिव वर्ड यूज़ किया गया बार बार, अगर आप देखोगे तो ये पूछा भी था यहाँ पे हमने, कॉस्ट इफेक्टिव, कैन यू सी हेयर, कॉस्ट इफेक्टिव एज इट इज़ वर्ड यहाँ पे उठाया गया है। तो ज़्यादातर पैसे इसी क्वालिटी के आते हैं, इसी लेवल के आते हैं। एक और वीडियो बनाऊंगा इसके बाद जिसमें
मैं 4-5 और पैसेजेस सॉल्व करूँगा। तो उससे फिर फाइनली कंक्लूडिंग टिप्स यही है कि एक न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ लो, नहीं पढ़ा जा रहा तो unacademy.com पे चले जाओ, वहाँ पे ऑसम कोर्सेज हैं, वहाँ पे आप हिंदू भी देख सकते हो और वोकेबलरी भी सीख सकते हो, सब सीख सकते हो, और लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एटलीस्ट एडिटोरियल्स पढ़ लेना यार, और पूरा न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा जाता, तो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, रीड विद अ पेन, ये 3 चीज़ें कर लो और कुछ नहीं करना। फॉलो दिस वीडियो बाय हार्ट, आपको मैं मजाक नहीं कर रहा, सब कुछ इसमें जो बताया है वो पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया है, सब काम करता है। 10 साल हो गए हर चीज़ सॉल्व करते करते, और किसी और वीडियो को या किसी और टीचर को जो भी फालतू बातें करते हैं, मतलब इस वीडियो में जो बताया वही अच्छे टीचर बताएंगे। डू नॉट लिसन टू एनी BS टिप्स और ट्रिक्स। अगर आप चाहते हैं कि कोई और अच्छा वीडियो मैं बनाऊँ, कुछ और है तो बताइएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू स्प्रेड द वर्ड एज मच एज यू कैन। कोई अगर अच्छी आपकी डिमांड है तो वो भी बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव एन ऑसम डे।